नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शीरी। ईरान और इजरायल के बीच जैसे जैसे ये जंग आगे बढ़ रही है, ये और भीषण होती जा रही है। ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइलों के हमले से एक तरफ इजरायल दहल गया है, तो इजरायल भी हमला करने में पीछे नहीं है। उसके भी बारूदी प्रहार पर ईरान को बड़ा नुकसान हो रहा है। बड़ी बात यहां यह है कि अमेरिका की भी इस युद्ध में एंट्री हो गई है। देखिए, क्योंकि ईरान के हमले के बाद इजरायल ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है, तो ईरान भी मिसाइलों से अस्पताल को निशाना बना रहा है। और बड़ी बात यहां यह भी है, बड़ी खबर यह भी है कि ट्रंप के ब्रह्मास्त्र अमेरिका में उतरने के बाद हलचल थोड़ी और तेज हो गई है। इजरायल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध के तेज होने के बाद अमेरिका पर अब दुनिया की नजर टिकी हुई है। अब लोगों को इस पर नजर है कि अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप आखिर उनका अगला कदम अब क्या होगा। आखिर क्यों वो सीधे ईरान के खिलाफ जंग में उतरेंगे या फिर अभी सिर्फ हालात को वो देखेंगे, वो क्या फैसला लेंगे। ये तय नहीं हुआ है अभी कि अमेरिका इसमें सीधे तौर पर दखल देगा या फिर नहीं, लेकिन उसकी तैयारी पूरी दिखाई दे रही है। और इसी बीच एक ऐसी घटना घटी है जो इस तरफ इशारा कर रही है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बड़े युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। वॉशिंगटन पहुंचा है डोनाल्ड ट्रंप का डूम्सडे प्लेन। बार्क्सडेल एयरफोर्स बेस से वॉशिंगटन पहुंचा है। E-4B नाइट वॉच भी इसे कहा जाता है। परमाणु हमले से भी सुरक्षित रखता है ये प्लेन। सबसे बड़ी खूबी, इसकी खासियत यही है। और देखिए, आखिरी बार 9/11 हमले के समय ये एक्टिव हुआ था। 9/11 के समय राष्ट्रपति जॉर्ज बुश इस विमान में थे और अब उसके बाद ये पहला ऐसा मौका है जब डूम्सडे प्लेन वॉशिंगटन में पहुंचा है। पहले अमेरिका ने यूरोप के एयरबेस पर रातों रात अपने लड़ाकू विमान भेज दिए और अब यूएस का डूम्सडे प्लेन आसमान में उड़ता हुआ नजर आया। डूम्सडे का मतलब होता है कयामत का दिन। नाम से ही आप इस बात का अंदाजा लगाइए कि डूम्सडे प्लेन मतलब ऐसा प्लेन जो कयामत के दिन के लिए बनाया गया है। E-4B नाइट वॉच को डूम्सडे प्लेन भी कहते हैं। डूम्सडे प्लेन एक चलता फिरता कमांड सेंटर है। इसमें परमाणु हमले तक झेलने की ताकत है। प्लेन के अंदर ही ब्रीफिंग रूम, स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस रूम, बिना जमीन पर उतरे ये हवा में एक हफ्ते तक काम कर सकता है। डूम्सडे प्लेन में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। राष्ट्रपति, रक्षा सचिव और सेना के बड़े कमांडर इस्तेमाल करते हैं इसे। और देखिए, अमेरिका ईरान को घेरने की तैयारी कर रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वहीं ईरान इजरायल पर बड़े अटैक, बड़े हमले कर रहा है। इजरायल पर ईरान का एक बड़ा मिसाइल अटैक हुआ है। ईरान के मिसाइल हमले से इजरायल में काफी नुकसान हुआ है। तेल अवीव में कई जगह पर ईरान की मिसाइलें गिरी हैं। हमले से स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग को भी काफी नुकसान पहुंचा। मिसाइल अटैक में घरों और गाड़ियों में आग लग गई है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो जो ईरान की तरफ से बैलिस्टिक मिसाइलों से अटैक किया गया है, इजरायल में उसका असर दिखाई दे रहा है साफ तौर पर। तेल अवीव में कई जगहों पर ये जो तस्वीरें अब सामने निकल कर आई हैं, वो बता रही हैं कि किस तरह से ईरान ने इजरायल को कितना और कहां तक नुकसान पहुंचाया। स्टॉक एक्सचेंज की बिल्डिंग जो धुआं हो गई, इसके साथ ही कई घरों पर भी हमला किया गया, वहां पर भी आग लगी है। धुआं हर तरफ दिखाई दे रहा है, धूल का गुबार दिखाई दे रहा है। देखिए, गाड़ियां जहां जो खड़ी हुई थी और उनमें किस तरह से इस हमले के बाद आग लग गई। कई गाड़ियों में आग लगी हुई साफ दिखाई दे रही है। तेल अवीव की सड़कें इन हमलों से धधक रही हैं, दहल उठी हैं और ये उसकी जीती जागती तस्वीरें हैं। जो ईरान ने कहा कि इस बार पीछे नहीं हटेंगे, कोई सरेंडर नहीं करेंगे और हमला करके सबक सिखाएंगे, तो वही इस वक्त ईरान करता हुआ दिख भी रहा है। और आइए इस पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान और मेरे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। न्यूज रूम से हमारे साथ जगविंदर पटियाल जी हैं, नीरज राजपूत यहां मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं और साथ ही हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल अश्विनी सिवात्सर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सिवात्सर आपका। मैं आपके पास आऊं, लेकिन सबसे पहले अपडेट के लिए मैं अपने सहयोगियों का रुख करना चाहूंगी। और नीरज, जिस तरीके से अभी तक तो ये कहा जा रहा था कि देखना होगा अमेरिका का क्या कदम, लेकिन अब तो जो तस्वीरें आ रही है सामने, उससे कहीं ना कहीं एक इशारा जरूर लग रहा है कि अमेरिका क्या करने की तैयारी में।
बिल्कुल श्रीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। ये जैसे ही प्लेन पहुंचा है वाशिंगटन डीसी के करीब ही जो यूएस मिलिट्री एयर बेस है सेंट एंड्रयूज, वहां पर ये पहुंचा है और ये दर्शाता है कि अमेरिका जो है तैयारी कर चुका है, यानी कि अब एक कोई बड़ा जो निर्णय लेने वाला है जिसकी बात चल रही है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। ये फ्लाइंग पेंटागन का नाम इस डूम्सडे प्लेन को भी कहते हैं। फ्लाइंग पेंटागन यानी कि पेंटागन के जितने भी यूएस जो डिफेंस मिनिस्ट्री है डिपार्टमेंट है, उन सब के जो मिलिट्री टॉप कमांडर्स होंगे वो इस प्लेन में होंगे, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ होंगे। और जितने भी उनके डिसीजंस होंगे, अगर वो अटैक करने की, युद्ध में उतरने की बात करते हैं, तो सारे जितने भी प्लान्स होंगे, जितने भी अटैक्स करने के होंगे, वो सब इस प्लेन में लिए जाएंगे, यानी आसमान में। और जैसे आपने बताया बिल्कुल ठीक का, 35 घंटे तक लगातार ये आसमान में रह सकता है। न्यूक्लियर अटैक्स झेलने की इसमें क्षमता है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, यानी कि कोई भी जैमर जो है इस प्लेन पर काम नहीं करता है। इसीलिए ऐसा लगता है कि ये तैयारी कर चुका है अमेरिका और इसीलिए इस डूम्सडे प्लेन को यहां बुलाया गया है, ताकि अगर ईरान के खिलाफ कोई बड़ा अटैक, क्योंकि श्रीन हम लोग जानते हैं कि इजराइल को काफी मुश्किलात आ रही हैं ईरान के खिलाफ लड़ने के लिए, इसलिए अमेरिका शायद इस जंग में उतर सकता है। और पहले ही ये अमेरिका साफ कर चुका है और जिस तरीके से इजराइल को लेकर अपना स्टैंड भी क्लियर कर चुका है, G7 में भी ये स्टैंड क्लियर हुआ था। जगविंदर, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं और कैसे समझ रहे हैं? डूम्सडे प्लेन का वॉशिंगटन पहुंचना और चौतरफा घेराबंदी ईरान की पहले ही शुरू कर दी गई थी, अपने जो यहां पर प्लेन भेजकर, अपने जेट्स भेजकर, इसे किस तरीके से समझा जाए? देखिए, अमेरिका का प्लान बड़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इजराइल का साथ देना, साथ बाकी देशों का भी लेना। मैं आपको दो तीन चीज़ें समझाता हूँ। पहली बात यह है कि कतर के बेस पर जितने भी मिलिट्री बेस जो यूएस का है, उस पर जो फाइटर जेट्स खड़े किए गए थे उनको शिफ्ट किया गया है। उनको शिफ्ट क्यों किया गया है कि अगर मान लीजिए शॉर्ट रेंज और मिडल रेंज की मिसाइल फायर करता है ईरान, तो वो हिट कर सकती थी कतर को, क्योंकि उसकी 800 से 1000 किलोमीटर की दूरी बनती है ग्राउंड से अगर देखें, और एयर डिस्टेंस 200 किलोमीटर का बनता है, तो वहाँ से उनको शिफ्ट किया गया है। लेकिन अगर आप देखें जर्मनी, स्पेन, इंग्लैंड और ग्रीस, इन बेसिस पर उन्होंने अपने फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ा दी है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि स्वेज कनाल में एक मूवमेंट देखी गई है, और वो मूवमेंट ये देखी गई है कि जो फाइटर जेट्स को ले जाने वाला समुद्री बेड़ा होता है, जिसे हम एयरक्राफ्ट कैरियर कहते हैं, वो जो कैरियर है वो वहाँ से गुजरा है। माना ये जा रहा है कि इंग्लैंड को भी पार्टिसिपेट करने के लिए तैयार किया गया है और वो भी इस पूरे मसले में हेल्प करेंगे, क्योंकि ईरान ने ना सिर्फ सरेंडर करने से इनकार किया है, सत्ता परिवर्तन से इनकार किया है, बल्कि ये धमकी दी है कि चाहे समुद्र हो, चाहे कोई एयरपोर्ट हो या फिर कोई पोर्ट हो, बंदरगाह, अगर इनसे ईरान पर अटैक होता है तो उनकी शॉर्ट और मीडियम रेंज की जो मिसाइल्स हैं वो वहां पर अटैक करेंगी, जहां से भी उनके खिलाफ कोई भी अटैक लॉन्च किया जाएगा। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए मिडिल ईस्ट के आसपास अमेरिका के फाइटर जेट्स की संख्या बढ़ी है, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो समुद्र में लगातार जो है वो उतारे जा रहे हैं, और जिस तरह से नेटो फोर्सेस इकट्ठी होकर लड़ती हैं, इजराइल के समर्थन में आती हैं, ठीक उसी तरह से बहुत से यूरोपीय देशों को भी अमेरिका साथ ले रहा है। इसलिए उसकी प्लानिंग बड़ी है और ईरान पर जब भी अब हमला किया जाएगा इजराइल की मदद करने के लिए, वो बहुत विध्वंसक होगा। बिल्कुल, और तैयारियां उसकी हो गई हैं और इसी दिशा में कैसे अब ईरान को घेरने की तैयारी की जा रही है, इस जंग में अमेरिका की किस तरह से एंट्री है और क्या भागीदारी उसकी है। हमारी खामेनेई, हालांकि खामेनेई अमेरिका को चेतावनी दे चुके हैं पहले, लेकिन बावजूद इसके ये सामने आ रहा है कि अमेरिका ईरान पर स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है और इसके लिए अमेरिका ने ईरान को 6 तरफ से घेर लिया है। यह घेराबंदी किस तरह से हुई है अब आप उसे समझिए। देखिए, इराक के असद एयरबेस पर अमेरिका के 2000 सैनिक मौजूद हैं। बात सऊदी अरब की करें तो वहां फाइटर जेट, 35,000 से ज्यादा सैनिक उनकी मौजूदगी है। कुवैत में 5000 मरीन कमांडो, 2 बड़े एयरक्राफ्ट पहले से मौजूद हैं और बहरीन अल उबैद एयरबेस पर जेट रिफ्यूलिंग सर्विस है। जॉर्डन में, अम्मान में 2000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक हैं और यूएई जहां पर 3 बेस और 6000 अमेरिकी सैनिकों को तैनात किया गया है। तो ये 6 अलग अलग तरफ से जिस तरीके से घेराबंदी ईरान की जा रही है। सिवात सर, आपके पास आती हूँ इस सवाल के साथ कि ईरान को पहले तो 6 तरफ से घेर लिया गया और अब जिस तरह से अमेरिका खुद की भी तैयारी कर रहा है, कुछ बड़ा करने की तैयारी में अमेरिका। हाँ, बिल्कुल ऐसा लगता है, क्योंकि सच्चाई ये है कि जो सोचा था कि ईरान जो है 3-4 दिन में घुटने टेक देगा, मगर ऐसा हुआ नहीं। अब ईरान पलटवार कर रहा है और ईरान ने अपनी जो मिसाइलों, शजाल मिसाइल भी, उसका भी इस्तेमाल करा, हाइपरसोनिक, और काफ़ी हद तक उसने भी नुकसान किया है इजराइल पे। तो ये भी सच्चाई है कि अब ऐसा लगता है कि अमेरिका को लगता है कि अभी उसको युद्ध में आना ही पड़ेगा और इसकी मुझे लगता है ये सारी तैयारी हो रही है।
जैसे आपने बताया कि इसको 6 तरफ से घेरा गया है, क्योंकि ये जो बेसिस हैं इसकी यूएस की मिडिल ईस्ट के अंदर वो वल्नरेबल भी हैं। वो उसमें ये सच्चाई है कि जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो इजराइल जैसा नहीं है, आयरन डोम, पेट्रोइड मिसाइल और थर्ड मिसाइल का मिक्सचर। तो यहाँ पर इनके ऊपर भी अगर ईरान हमला करेगा तो इनको भी नुकसान हो सकता है, इसलिए वहाँ पर भी तैयारी की जा रही है। और ये जो डूम्सडे प्लान इसको जाहिर करता है कि वाकई कि अब अमेरिका बहुत नज़दीक है कि कुछ न कुछ करने के लिए, इस लड़ाई के अंदर दाखिल होने के लिए। अगर आप देखें कल जनरल आसिम मुनीर को भी उसने लंच के लिए बुलाया था डोनाल्ड ट्रंप ने। उसका मकसद एक ही था कि भाई किसी तरीके से पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस करना कि अगर अमेरिका इस लड़ाई के अंदर शामिल होता है तो जो एयर बेसिस हैं और लॉजिस्टिक सपोर्ट बेसिस हैं वो अमेरिका पाकिस्तान से ले। और मुझे लगता है उस पर बातचीत हुई और कहीं ना कहीं जैसे पाकिस्तान पहले भी सपोर्ट करता रहा है, चाहे वो रूस के साथ था, अफगानिस्तान में था, ऐसे में कहीं ना कहीं बात मानने के लिए तैयार होगा या नहीं होगा तो वक्त बताएगा। मगर मेन एम उनका यही था, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है सबसे इम्पोर्टेंट आदमी, पावरफुल आदमी आर्मी चीफ हैं, क्योंकि कहते हैं ना हर देश के पास आर्मी है और पाकिस्तान में आर्मी के पास देश है। तो ये सच्चाई है, ये तैयारी बहुत पूरी कर ली है। अब क्या वो वाकई हमला करेंगे नहीं करेंगे वो अभी भी सोच विचार कर रहे हैं, मगर तैयारी में कोई कमी नहीं है। जिस प्रकार से इन्होंने इसको 3 चीजें और मैं बताना चाहूंगा। एक तो इन्होंने 3 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप लेके आ गया है, अभी जो यूएसएस निमतिज भी, यूएसएस फोर्ड भी लेके आ गया है, अपनी जो B-2 बॉम्बर्स हैं वो डिगो ग्रासिया में तैयार कर दिए हैं। वो ये समझते हैं कि जो फोर्डो है जो कि न्यूक्लियर प्लांट है उसको बर्बाद ओनली GBU-57 बम से ही किया जा सकता है, जिसको B-2 बॉम्बर ही ले जा सकते हैं जो कि डिगो ग्रासिया में अमेरिका। तो ये भी सच्चाई है कि इसके वजह से भी वो उसका आना जरूरी है। मगर ओवरऑल ऐसा लगता है अगर अमेरिका इस लड़ाई में आता है तो इस लड़ाई का दायरा बढ़ेगा। तो आप देखेंगे रूस और चीन ऐसे नहीं छोड़ेगा, क्योंकि चीन के जो वहां पर इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत है ईरान के अंदर। चीन जो है 80% जो ऑयल है ईरान का वो खुद खरीदता है, उसके बाद उसकी बेल्ट रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, उसके बाद उसके इकोनॉमिक इंटरेस्ट बहुत है। तो मुझे लगता है अगर अमेरिका इस लड़ाई में आएगा तो इतना आसान नहीं होगा। इस लड़ाई का दायरा बढ़ेगा। कि अमेरिका अगर डायरेक्टली इसमें कूदता है सीधे तौर पर तो फिर इसका और जो असर है वो और भयावह आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल मंशा तो कहीं ना कहीं क्लियर हो रही है अमेरिका की। सर आप रहिएगा मेरे साथ, हम आपके पास लौटेंगे। और इजराइल से जंग के बीच ये ईरान का बड़ा बयान भी हम अपने दर्शकों को बता दें। अमेरिका को ईरान की बड़ी धमकी, अमेरिका जंग में कूदा तो सभी विकल्प खुले हुए हैं। पहले भी जिस तरह से अमेरिका की तरफ से धमकी दी गई थी और कहा गया था कि सरेंडर कर दे, ईरान पूरी तरीके से उसको खारिज कर चुका है कि सरेंडर नहीं करेंगे। और अब अमेरिका जंग में कूदता है तो हमारे पास सारे विकल्प जो हैं वो सभी खुले हुए हैं। ईरान की तरफ से ये बड़ा बयान और एक तरह से धमकी है। नीरज, साफ तौर से कह चुका है और जो उनके सुप्रीम लीडर है कि हम घुटने नहीं टेकेंगे। पहले ऐसा लगता था कि सरेंडर कर देंगे, लेकिन नहीं कर रहे हैं। टॉप मिलिट्री लीडरशिप जो है उनकी पूरी खत्म कर दी गई। उनके आर्मी चीफ हैं, एयरफोर्स चीफ हैं, IRGC चीफ हैं। इस सब के बावजूद जो है जवाबी कार्रवाई अगर ईरान कर रहा है तो आप मान सकते हैं कि कितना बड़ा आयुध उनके पास है। मिसाइल सिस्टम जो आज अभी जनरल सिवाज भी बता रहे थे, सिजिल, उन्होंने एक नई मिसाइल सिस्टम दागी है इजराइल के ऊपर दागी है। इसके अलावा और भी उनके पास जो फतेह मिसाइल है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स उन्होंने हुती तक को दे रखी है। तो वो सब भी अटैक बड़े लेवल पर नुकसान भी इजराइल को पहुंचा है। तो ये अब ये मान सकते हो कि अब अमेरिका को इसमें कूदना ही पड़ेगा। जो आयरन डोम सिस्टम है, ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है इजराइल का, वो ये मान रहा है कि 30 से 40% जो मिसाइल्स हैं उनको नहीं झेल पा रहा है वो, यानी कि वो गिर रही हैं इजराइल के ऊपर, तेल अवीव के ऊपर गिर रही हैं, जिससे नुकसान हो रहा है। तो अमेरिका के लिए अब यही रास्ता बचता है कि वो इस जंग में कूदे और उसी के लिए ही ये डूम्सडे प्लेन यहाँ बुलाया गया है वाशिंगटन DC में, ताकि जो घेराबंदी है वो ईरान की जा सके। लेकिन जगविंदर जी, ये घेराबंदी ईरान की, लेकिन बावजूद इसके ईरान मतलब फ्रंट फुट पर आकर खेल रहा है जिस तरीके से इस जंग में कूदा हुआ है और लगातार धमकियां भी दे रहा है। मतलब कहीं ना कहीं कोई ऐसा बैक सपोर्ट आपको लगता है कि ईरान के पास भी होगा जिसके दम पर वो इतनी बड़ी बातें और इतने बड़े बयान जारी कर रहा है?
मुझे नहीं लगता कि हिजबुल्लाह और हूती के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन है, क्योंकि हमास को पहले इजराइल खत्म कर चुका है और इजराइल ने इसीलिए लेबनान और गाजा में पहले ये लड़ाई लड़ी और यमन पर भी लगातार अटैक करता रहा। उसको पता था कि ईरान इनको शायद देता और ये ईरान के साथ जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी सपोर्ट कोई है। हाँ, डिफेंस इक्विपमेंट के मामले में जाहिर सी बात है चाइना के लिए ये बड़ा अच्छा मौका है, वो अपना सामान जितना बेच सकेगा और उसके बदले में जितना तेल ले सकेगा ईरान से, वो डील वो जरूर करेगा। दूसरी बात यह है कि रूस कुछ हद तक जो मध्यस्थता की बात कर रहा है, इसके साथ साथ अगर आप देखें तो पिछले साल एक एग्रीमेंट हुआ था रूस और ईरान के बीच में स्ट्रेटेजिक तौर पर, तो उसमें एक मदद कर सकता है और वो बड़ी लिमिटेड मदद होगी, चाहे जो है वो जब तक अमेरिका नहीं आता है तब ये कर दे कि सैटेलाइट इमेजेस दे देंगे और इस तरह की मदद कर सकता है, लेकिन इसके अलावा खुलकर वो भी नहीं आएगा क्योंकि वो खुद यूक्रेन में उलझा हुआ है। लेकिन भारत के लिए इंपॉर्टेंट बात क्या है श्रीन, मुझे लगता है कि इसका सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा पूरी दुनिया के फाइनेंशियल सिचुएशन पर। जिस तरह से ईरान अड़ रहा है, इसका अमेरिका इजराइल की हम बात जरूर कर रहे हैं, लेकिन जो फाइनेंशियल सिचुएशन है वो वर्ल्ड की डगमगाएगी इससे, जितना बड़ा युद्ध ये मिडिल ईस्ट में होता दिख रहा है। ऐसे में मुझे ये लगता है कि भारत सरकार को अभी से जो अपने एक्सपोर्ट हैं उसको रिव्यू कर लेना चाहिए, एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर ये देख लेना चाहिए कि हमारे खाद्य भंडार कितने हैं और हम कितना सप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में मेरी जेब पर, आपकी जेब पर, जो हमें सुन रहे हैं उनकी जेब पर इसका असर साफ साफ दिखाई देगा। ये अलार्मिंग सिचुएशन है और भारत सरकार को एहतियातन तौर पर इस महंगाई को भांपते हुए, इस युद्ध को भांपते हुए तुरंत इमरजेंसी मीटिंग बुलाकर अपनी तमाम चीज़ों की असेसमेंट कर लेनी चाहिए और जो भी वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं खाद्यान्न के मामले में उसको एक बार रिव्यू करने की जरूरत है, क्योंकि हम और आप भी इस युद्ध से, महंगाई की मार से बच नहीं पाएंगे। आप देख लेना। बहुत महत्वपूर्ण बात आप यहाँ पर जगविंदर कह रहे हैं, जिस तरीके से अब इसका असर देखिए इन दो देशों पर नहीं बल्कि कैसे दुनिया के बाकी देशों पर भी पड़ेगा, उसमें आपने महत्वपूर्ण पॉइंट जोड़ा है। सिवात सर, आपके पास आती हूँ। ये जो ईरान ने अभी थोड़ी देर पहले ये जो बयान जारी किया है जिसमें वो ये धमकी दे रहे हैं कि अगर अमेरिका कूदता है तो फिर हमारे पास सारे विकल्प हैं और सभी खुले हुए हैं, इसके मायने सर अगर इसे आप एक्सप्लेन करें हमारे दर्शकों के लिए। देखो, सच्चाई है श्री, एक तो ये समझना पड़ेगा कि जो हमने सोचा था ईरान की बिल्कुल गिर जाएगा 5वें 6ठे दिन, वो अटैक वापस कर रहा है इजराइल पे। और बहुत अच्छा बोला कि आयरन डोम सिस्टम वो सैचुरेट हो चुका है और उसके अंदर जिस प्रकार से अभी कुछ मिसाइलें 20 से 30% मिसाइलें इजराइल के अंदर गिर रही। अब जब अमेरिका इसके अंदर आ जाएगा तो ईरान क्या कर सकता है? देखो, ईरान पहले तो ये है जो बेसिस हैं अमेरिका की, जो 8 परमानेंट बेसिस हैं, कुछ नॉन परमानेंट है, वो उन पे हमले करेगा और उन पे इतने सटीक हमले करेगा जो 50 से 60 हज़ार इसके सैनिक भी हैं, चाहे सऊदी में, यूएई में है, कतार में है, बहरान में, तो आप इसका इम्पैक्ट होगा। दूसरा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करेगा। जो पर्शियन गल्फ में स्टेट ऑफ हॉर्मुज है, वहाँ से जो मिडिल ईस्ट से ऑयल जाता है वो 30 से 40% है पूरे वर्ल्ड का, वो बंद हो सकता है और वो एक प्रकार से बड़ी प्रॉब्लम। और तीसरा ये है कि ये सच्चाई है कि कहीं ना कहीं अभी भी ईरान के पास जो मिसाइलों का भंडार है, हाइपरसोनिक, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल भी हैं, सुपरसोनिक मिसाइल भी हैं, तो ये उन मिसाइलों से करेगा जैसे सजाल से किया और उससे पहले फतेह मिसाइल भी की हैं, ड्रोन भी इसके पास अच्छे हैं, तो ये भी पलटवार करेगा। और चीन कितना आएगा ये डिपेंडेंट है। मैं ये मानता हूँ रूस जो कोई खास नहीं आएगा, रूस की इन्वॉल्वमेंट यूक्रेन के साथ है, वो नहीं आ पाएगा, मगर चीन कितना इसको मदद करेगा वो समय बताएगा। दोनों बातें, चीन खुल के भी आ सकता है और चीन कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा खुल के भी नहीं आ सकता, ये भी दोनों बातों में प्लस माइनस है। मगर एक चीज़ हमें देखनी चाहिए श्री कि भारत पे इसका क्या असर होगा। कि भारत पे एक तो ये है कि ऑयल जो है उसकी रेट बढ़ेंगे और भारत का ऑयल यहाँ से आता है। दूसरा, भारत के लिए प्रॉब्लम क्या है, ये लड़ाई जितनी ज़्यादा फैलती जा रही है भारत के लिए नुकसान है। भारत के लिए दोनों ही दोस्त हैं, ईरान भी दोस्त है, इजराइल भी। और ईरान में जो चाबार पोर्ट है वो मुझे लगता है कि खतरे में आ गया तो हमको बहुत नुकसान होगा। हमने बहुत पैसा खर्च किया है, हम उस पोर्ट को चला रहे हैं। चाबार से हम डायरेक्टली अफगानिस्तान और सेंट्रल एशियन स्टेट और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर से जोड़ रहे हैं, ईस्ट यूरोप और रूस। वो अगर खटास में पड़ता है तो अगले 10 साल में 5% वर्ल्ड का ट्रेड वहां से जाना था। तो ये हमारे भारत के लिए कोई अच्छी खबर नहीं है। भारत किसका पक्ष ले बहुत बड़ा मुश्किल है। इसी प्रकार से इजराइल को अगर देखें
भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस प्रकार से हमें हथियार देता है, टेक्नोलॉजी देता है, इंफॉर्मेशन शेयर करता है। तो हम तो ये चाहेंगे कि लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म बिल्कुल हो, सर। क्योंकि और- हमारे लिए फायदे में नहीं है। बिल्कुल दोनों ही दोस्त हैं, एक तरफ कुआ एक तरफ खाई, और ऐसा इसीलिए सर कुछ एक- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भी इस बात का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि युद्ध किसी भी तरह से समाधान किसी समस्या का नहीं हो सकता, लेकिन यहां पर यह भी महत्वपूर्ण है, नीरज आप इसे समझाइएगा कि इस पर भारत का स्टैंड और भारत आखिर इसको लेकर क्या सोच रहा है, क्या आगे तय किया जा सकता है। जो चिंता जगविंदर जी यहां उठा रहे थे वही बात शिवाजी जी ने भी कही, और इसीलिए जानना जरूरी है कि इस पर भारत सरकार का क्या स्टैंड होगा। हाँ बिल्कुल श्रीन, आपने बिल्कुल ठीक कहा। जो इस समय जो भारत की जो डिप्लोमेसी है, जो कूटनीति है, उसका कहीं ना कहीं उसकी भी परीक्षा इस वक्त है, क्योंकि जैसे कि जनरल शिवाज भी कह रहे हैं और हम लोग जानते ही हैं, ईरान और इजराइल दोनों के साथ हमारे संबंध बहुत मजबूत संबंध हमारे रहे हैं, उनके साथ रहे हैं। ग्वादर पोर्ट है। आज ही इजराइल के जो डिफेंस मिनिस्ट्री के जो डायरेक्टर जनरल हैं, डीजी हैं, उन्होंने आमिर अब्राहम ने उन्होंने बात की है, हमारे देश के रक्षा सचिव से बात की है। हालांकि इस बात का ब्यौरा नहीं दिया गया कि आखिरकार क्या बात हुई है, लेकिन ये माना जा रहा है कि क्योंकि गोला बारूद काफ़ी कम हो गया है इजराइल का, उनकी जो मिसाइल सिस्टम जो है उनका भी काफ़ी नुकसान हो रहा है, तो उसको लेकर भी कहीं हो सकता है कि बातचीत हो सकती है, गोला बारूद लेने की बात हो सकती है। हालांकि ये ओपन सोर्सेज में नहीं आ सकती है, लेकिन ये दर्शाता है कि किस तरह से इजराइल भी जो है, भले ही अमेरिका उसको मदद कर रहा है, लेकिन वो देख रहा है कि भारत जैसे देश भी उसकी क्या हेल्प कर सकते हैं इन सब चीज़ों में, गोला बारूद में, और ईरान को किसी तरह की हेल्प ना करे। तो ये सब दिखाता दर्शाता है कि हम भारत जो है इस वक्त कहाँ खड़ा हुआ है इस मिडिल ईस्ट यानी कि वेस्ट एशिया की जंग में। बिल्कुल जगविंदर जी, ईरान साफ कह चुका है, वो धमकियां एक तरफ दे रहा है, दूसरी तरफ वो कह चुका है कि ना हम सरेंडर करेंगे ना पीछे हटेंगे। दूसरी तरफ इजराइल को नुकसान भी बड़े स्तर पर हो रहा है लगातार। ऐसे में क्या कोई दूसरा विकल्प दिखाई देता है बजाय इसके कि अमेरिका अब इसमें कूदे, या फिर एक वही विकल्प आगे बचा है अगर इसी तरीके से ये जंग आगे बढ़ती रही तो? देखिए, ये ईरान पे डिपेंड करता है। ईरान जब उनकी कोई बात मानने को तैयार ही नहीं है, एक मैं ये मान रहा हूँ कि इस वीकेंड तक की मोहलत है। वीकेंड तक अगर ये सब चीज़ें सिर चढ़ गई तो ठीक है, वरना मुझे लगता है कि उसके बाद डिजास्टर के लिए तैयार रहना चाहिए ईरान को, और मुझे लगता है कि वैसा होगा भी। ये आम जनता भी भुगतेगी और पूरा मुल्क भी भुगतेगा। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या जिस तरह से घेराबंदी यूरोप के देशों के या मिडिल ईस्ट के देशों से, चाहे वो समुद्र से हो, चौतरफा घेराबंदी की जा रही है, क्या ये एक प्रेशर टैक्टिस है? मुझे लगता है नहीं। अगर ईरान 1 फुट पीछे जाता तो शायद 2 फुट और सोच लेते। पाकिस्तान जिस तरह से उसको बुलाकर मुनीर को तैयार किया गया, आपको क्या लगता है वो ग्राउंड ट्रूप्स की मूवमेंट के लिए जगह नहीं ले रहे हैं? क्या ग्वादर एयरपोर्ट पे अगर मान लीजिए बेस बनाना होता तो उसके लिए माहौल तैयार नहीं कर रहे हैं? मुझे ये लगता है कि भारत को इसमें, क्योंकि उसके दोनों दोस्त हैं, ईरान भी और इजराइल भी, इसलिए नुकसान हो रहा है। लेकिन इसमें बैठे बिठाए किसी की पौबारा हुई है ना, अगर ये सबसे ज़्यादा किसी को सूट कर रही है वॉर, तो मुझे लगता है कि वो टेररिस्टों को पनाह देने वाले, और अमेरिका जहां अटैक कर चुका है, ओसामा बिन लादेन को मार चुका है, मुझे लगता है उस देश को बैठे बिठाए इस जंग का फायदा मिल रहा है, क्योंकि उसकी भौगोलिक स्थिति ऐसी है कि ना चाह के भी, चाहे वो चाइना हो, उसको अगर मदद पहुंचानी है तो भी उसके ग्राउंड की मदद पड़ेगी, और अगर अमेरिका को और इजराइल को कोई इस काउंटर अटैक करने के लिए उस साइड से घुसना है, तब भी उसकी मजबूरी है। उस देश की जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, पाकिस्तान की, उसकी मजबूरी हो जाएगी इस मामले में। अस्पताल पर ईरान के हमले को लेकर इजराइल का बयान सामने आया है। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से अस्पताल पर हमला किया। हम चुप नहीं बैठेंगे, अपने लोगों की रक्षा के लिए जो भी जरूरी होगा हम वो करेंगे। तो इजराइल को जिस तरीके से ईरान ने नुकसान पहुंचाया, इस बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए से अस्पताल को निशाना बनाया था, उसके बाद इजराइल ने कहा है कि हम चुप नहीं बैठेंगे। जस्टिस यशवंत वर्मा कैशकार्ड मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। जस्टिस वर्मा पर बनी जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई है। इस रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं, जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं। जांच कमेटी ने जस्टिस वर्मा को हटाने की सिफारिश की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से, जज कैशकार्ड मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। जांच कमेटी की रिपोर्ट सामने आ गई है और इस रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा के खिलाफ पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। रिपोर्ट जो सामने आ गई है, जिसमें वो तमाम सबूत हैं जो जस्टिस वर्मा के खिलाफ हैं और वो पर्याप्त हैं। निपुण सहगल हमारे सहयोगी इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। निपुण, बड़ी खबर पर क्या अपडेट आपके पास? और
देखिए श्री कमेटी ने 64 पन्नों की रिपोर्ट दी है और बताया है कि उसने 10 दिन लगातार जांच की मामले की, 55 लोगों से बयान लिए और ये बात निर्विवाद रूप से साबित होकर आ रही है कि जस्टिस यशवंत वर्मा जो हैं उन्होंने जजों के लिए जो एक नैतिक आचरण का जो एक मापदंड होता है उसका कहीं से भी पालन नहीं किया है, उन्होंने दुराचरण किया है। वो अपने घर में जो कैश की बरामदगी हुई है उसे लेकर कोई सफाई नहीं दे पा रहे हैं कि वो कहां से आया, किस तरह से आया, और तमाम ऐसे सबूत मिले हैं जहां पर कि उनका निजी स्टाफ जो है वो कैश को, जो जला हुआ कैश था उसको निपटाता हुआ पाया गया, या इस बारे में जानकारी मिली कमेटी को कि उस कैश को वहां से हटाया गया है। और वो जो स्टोर रूम था वो सीधे सीधे जस्टिस वर्मा और उनके परिवार के नियंत्रण में था। ऐसा नहीं था कि उस स्टोर रूम में कोई भी आ सकता था या जा सकता था। ऐसे में जस्टिस वर्मा की सफाई को अपर्याप्त माना है कमेटी ने और कहा है कि वो बिल्कुल नहीं बता पा रहे हैं कि ये कैश कहां से आया। ऐसे में यही लगता है कि ये कैश उनका था और ये उनका आचरण गलत है और ये पद से हटाए जाने के योग्य पूरा मामला बनता है। तो देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं निपुण, उसमें तो ये साफ हो गया है, जिस तरह से ये रिपोर्ट बता रही है कि दुराचरण जो है वो माना जाए। साथ ही ये भी सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि अब जो पद से हटाने की प्रक्रिया है वो शुरू होनी चाहिए। तो अब इस रिपोर्ट के सामने आने के बाद अब क्या होगा आगे? देखिए शिरीन, ये रिपोर्ट 4 मई को आई थी। तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना उन्होंने ही कमेटी का गठन किया था और उनके कार्यकाल के दौरान ही कमेटी ने रिपोर्ट भी दे दी थी। 8 मई को ये रिपोर्ट भेज दी थी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को। तत्कालीन चीफ जस्टिस संजीव खन्ना ने अपनी इसी सिफारिश के साथ, जो कमेटी की भी सिफारिश है कि उन्हें पद से हटाया जाए, लेकिन क्योंकि ये गोपनीय थी रिपोर्ट और ये सीधे सीधे चीफ जस्टिस को दी गई थी और चीफ जस्टिस ने सरकार के उच्च पद पर बैठे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को दी थी, तो ये रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं हुई थी। वरना ये प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और इस तरह की चर्चा है कि इस रिपोर्ट के आधार पर संसद के अगले सत्र में जस्टिस वर्मा को पद से हटाने का प्रस्ताव लाया जा सकता है, क्योंकि जो व्यवस्था है संविधान में हाईकोर्ट के जज को हटाने की पद से, उसके लिए संसद में प्रस्ताव लाकर उसे पारित कराकर ही पद से हटाया जा सकता है। अगर वो स्वयं इस्तीफा नहीं देते हैं तो सिर्फ एक ही यही तरीका है। और जैसा कि जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि ये प्रक्रिया चर्चा में है और अगले सत्र में इस पर अमल देखा जा सकता है। बिल्कुल, तो निपुण बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से अब ये रिपोर्ट जो सामने आई है, इस रिपोर्ट में साफ तौर पर ये माना गया है, सूत्र बता रहे हैं कि दुराचरण जो है वो साबित हो गया है जस्टिस वर्मा का। जो कैश उनके आवास पर मिला था, जिस तरीके से उसमें वो उसे जलाया गया था, ये सारे सबूत उनके खिलाफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। निपुण, अब इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से मुश्किलें बढ़ेंगी आगे, क्योंकि फिलहाल अगर ये रिपोर्ट और जो जानकारी निकल कर आ रही सामने वो राहत देती हुई तो दिखाई नहीं दे रही, जाहिर तौर पर मुश्किलें आगे बढ़ रही हैं अब जस्टिस वर्मा की। बिल्कुल उनकी मुश्किलें आगे बढ़ रही हैं और जैसा कि मुझे जानकारी मिली है कि उनसे जब ये रिपोर्ट आई थी, जब चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जो उस समय पद पर थे, उनके पास जब ये रिपोर्ट आई थी, उन्होंने रिपोर्ट को देखने के बाद ये प्रस्ताव दिया था जस्टिस यशवंत वर्मा को कि आप स्वयं अपना पद छोड़ दें, ये बेहतर होगा, और उसके लिए 48 घंटे का समय दिया था। लेकिन उन्होंने ये जवाब दिया कि मैं नहीं छोड़ूंगा, अगर मैं पद अपना छोड़ता हूं इसका मतलब मैं स्वीकार करता हूं। और वो तमाम बातें जिसका कमेटी ने खंडन किया है कि मेरे खिलाफ साजिश हो रही है, गलत तरीके से पैसा रखा गया, ये सारी बातें उन्होंने लिखी थी। इन बातों का कमेटी पहले ही खंडन कर चुकी है कि ये सब निराधार बातें हैं और वो साबित नहीं कर पा रहे हैं अपनी बातों को। तो ये रिपोर्ट अब सरकार के पास है और अब संसद में इसके माध्यम से इसके कारण से एक प्रस्ताव लाया जाएगा उनको पद से हटाने का, जिसके बाद संभवतः एक और कमेटी बनती है जो जजों को हटाने की जो प्रक्रिया है उसको जजेस इंक्वायरी एक्ट के तहत वो आती है प्रक्रिया, और वहां पर एक कमेटी औपचारिक रूप से और संभवतः बनेगी जो राज्यसभा के सभापति या लोकसभा के स्पीकर बना सकते हैं। और उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद वोटिंग होगी सदन में। अगर ये इतनी दूर तक ये मामला जाता है, जस्टिस वर्मा खुद इस्तीफा नहीं देते हैं और इतनी दूर तक मामला जाता है, तो संसद के प्रस्ताव के जरिए पहली बार इतिहास में ऐसा होगा कि किसी जज को हटाया जाएगा। बड़ी बात आप कह रहे हैं और ये जानकारी भी बड़ी है इस वक्त जो हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं। जस्टिस वर्मा के खिलाफ पर्याप्त सबूत मिले हैं, कमेटी ने उन्हें पद से हटाने की सिफारिश की। जो जानकारी मिल रही है, सूत्र बता रहे हैं, क्योंकि ये रिपोर्ट जिसे गोपनीय रखा गया था, लेकिन अब सूत्रों से ये बड़ी जानकारी इस रिपोर्ट को लेकर निकलकर सामने आ रही है। निपुण, हमारे दर्शकों के लिए बताइएगा कि जब ये मामला निकलकर सामने आया था, पूरे देश में इसे लेकर कई तरह के सवाल लोगों के मन में थे, लेकिन उसके बाद एक कमेटी बनाई गई। किस तरीके से इस कमेटी ने काम किया, कौन कौन इस कमेटी में शामिल था, किस तरह से ये रिपोर्ट तैयार की गई है, जांच पड़ताल इस मामले में हुई है?
बिल्कुल, देखिए 14 मार्च को जज के घर में आग लगी थी, जो दिल्ली में उनका 30 तुगलक क्रिसेंट का घर था। वहां पर बाहर के हिस्से में एक स्टोर रूम था जिसमें आग लग गई थी, और वहां पर जब दमकल कर्मी पहुंचे तो उन्हें बड़ी मात्रा में वहां पर जला हुआ कैश मिला आग बुझाने के बाद। ये रिपोर्ट बताती है कि वहां पर जो उनके जो निजी सहायक थे जस्टिस वर्मा खुद तो घर में नहीं थे, लेकिन निजी सहायक ने कहा कि कृपया इसको रिपोर्ट में दर्ज मत कीजिए कि यहाँ पर कैश भी है, लेकिन दमकल कर्मियों ने ये बात नहीं मानी। उन्होंने अपने रिपोर्ट में दर्ज किया, उन्हें जो भी चीजें वहां पर दिखाई दे रही थी। बाद में अगले दिन वो सारा स्टोर जो है वो खाली हो गया और वहां से सारा जला हुआ कैश हटा लिया गया। ये बातें चर्चा में चल रही थी, और चीफ जस्टिस संजीव खन्ना के संज्ञान में ये बात जब आई तो उन्होंने 3 जजों की जांच कमेटी बनाई, जो एक शुरुआती प्रक्रिया होती है, और उसका अध्यक्ष बनाया पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस शील नागू को, और 2 और सदस्य उसमें रखे गए हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया और कर्नाटक हाईकोर्ट की जज अनु शिवरामन। इस कमेटी ने 10 दिन तक जांच की, मामले की, 55 लोगों के बयान दर्ज किए, इलेक्ट्रॉनिक जो सबूत थे यानी कौन किसको कब कहां कॉल कर रहा था उसकी जांच की, दूसरे जो उपलब्ध साक्ष्य थे उनको देखा, परिवार के लोगों का, निजी सहायक जो वहां पर मौजूद थे, सुरक्षा कर्मी, सबके आचरण को देखा, और एक 64 पन्नों की रिपोर्ट दी है, जो रिपोर्ट अब जाकर सामने आई है। और उस रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि जस्टिस वर्मा का पूरा आचरण जो है संदिग्ध है, असामान्य है। वो सिर्फ बातों को दोहरा रहे हैं कि मेरे खिलाफ कुछ गलत हो रहा है, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर जो कमरा उनके सीधे नियंत्रण में था वहां पर ये कैश कहां से आ गया, अगर उनका नहीं है तो किसका है, किसने रखा, ये इन बातों का वो कोई जवाब नहीं दे पा रहे हैं। और जिस तरह से उनके सहायकों ने, उनके स्टाफ ने जिस तरह से वहां पर स्टोर को जल्दी साफ करवाया, और पहले ये कहा कि यहाँ पे कैश की बात को मत दर्ज कीजिए रिपोर्ट में, ये सारी बातें जो है संदिग्ध पाई है जांच कमेटी ने, और कहा है कि जज का आचरण नैतिक मापदंडों के मुताबिक नहीं है। ठीक है, आप नजर रखिएगा निपुण इस पूरी खबर पर। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।